अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफा यूनिवर्स सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के फायरस्टोर की वीडियो के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि कैसे एक कस्टम क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है या डेटा ऑब्जेक्ट या मॉडल क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कैसे सेव करवा सकते हैं फायरस्टोर के ऊपर, और किस तरीके से डेटा हम फायरस्टोर से रीड कर रहे हैं वो हमें अपने मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर मिलता है। तो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जाता हूँ तो राइट नाउ जो हम डेटा यहाँ पे सेव करवा रहे हैं या रीड कर रहे हैं उन दोनों के लिए हम कीज़ को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे टॉप लेवल की प्रॉपर्टीज़ है मेरे पास जो की नेम के लिए और एज के लिए। यहाँ पे भी सेव डेटा के अंदर भी ये यूज़ की जा रही हैं। जो ऑन स्टार्ट के अंदर हमारे पास स्नैपशॉट लिसनर है वो भी इन कीज़ को यूज़ कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं की के अगेंस्ट में जो डेटा वो गेट कर रहा हूँ, और जहाँ पे हम डेटा को रीड कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं वहाँ पे भी हम इन्हीं को यूज़ कर रहे हैं। जब अपडेट कर रहे हैं वहाँ पे भी कीज़ को यूज़ कर रहे हैं। जब हम प्रोडक्शन एप्लीकेशन के साथ काम करते हैं तो उस केस के अंदर जब हम डेटा को सेव करवाते हैं या रीड करते हैं तो उस केस के लिए हमारे पास ज़्यादा बेटर अप्रोच ये होती है कि बजाय इसके कि हम कीज़ को यूज़ करें, हम अपनी एक हमारे पास मॉडल क्लास होती है और उसका ऑब्जेक्ट जो है एज अ डेटा हम सेव करवाते हैं। और अब सपोज कर लें हमारे पास राइट नाउ जो डेटा हम सेव करवा रहे हैं वो एक पर्सन का डेटा है। यहाँ पे हमने इस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लिया हुआ है पर्सन 1। तो अब पर्सन का डेटा हमने तो सिर्फ अभी सीखना है, तो दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं हम की के तौर के ऊपर या वैल्यूज़ हैं जो नेम और एज की। अगर हमारे पास सपोज करें 10-12 प्रॉपर्टीज़ होंगी इन पर्सन की जो कि एक्चुअली आपके पास रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ऐसा होगा, तो उस केस के अंदर डिफरेंट कीज़ को लेना और उनके अगेंस्ट डेटा सेट करवाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास जो कस्टम क्लास है उसका ऑब्जेक्ट डायरेक्टली सेव करवा सकते हैं, तो वो हम देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि मैं मजीद प्रोसीड करूँ, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि मेरे पास यहाँ पे जो इनिट व्यूज़ का मेथड था वो नहीं है, ना ही मेरे पास यहाँ पे यूआई व्यूज़ हैं, क्योंकि कार्टून के अंदर हमारे पास सिंथेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं btn सेव डेटा के ऊपर जाता हूँ, कमांड या कंट्रोल क्लिक आप करेंगे तो आप एक्चुअली बेसिकली इस आईडी के ऊपर आएंगे, स्प्लिट मोड के अंदर या कोड के ऊपर जाएँ। यहाँ पे अगर आप करते हैं सेव डेटा तो इस आईडी के ऊपर आएंगे। अगर आप यहाँ पे करेंगे क्लिक रीड डेटा के ऊपर तो यहाँ पे आएंगे। ये वाली आईडी इंटरनली कार्टून की वजह से वो एक प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पे हमें मिल रही है, और वही मैं नीचे यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो डेटा के लिए हमें पहले नंबर पे मॉडल क्लास चाहिए, और कार्टून के अंदर तो जो डेटा क्लास होती है या मॉडल क्लास होती है वो क्रिएट करना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं जाऊँगा प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ पे जो जावा का पैकेज होगा इसके अंदर मैं एक न्यू जो क्लास है वो क्रिएट कर लूँगा। आप एक पैकेज भी क्रिएट कर सकते हैं मॉडल का, लेकिन मैं सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे पर्सन की जो क्लास है वो क्रिएट कर लूँगा पर्सन, और सिंपली जो हमारे पास डेटा क्लास होगी। सिंपली डेटा कीवर्ड ऐड करने की वजह से हमें यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे उनके लिए गेटर सेटर और टू स्ट्रिंग मेथड ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ को ले लूँगा, जो कि ये डेटा क्लास है तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉपर्टीज़ हम लेनी है। प्रॉपर्टीज़ मेरे पास होगी नेम, इसकी टाइप मेरे पास स्ट्रिंग होगी, और सेकंड प्रॉपर्टी मेरे पास होगी एज, इसकी टाइप मेरे पास इंटीजर होगी। सिर्फ इतना काम करने की वजह से इन प्रॉपर्टीज़ और इनके गेटर सेटर और टू स्ट्रिंग मेथड सब कुछ जनरेट हो जाएगा। मुझे जो रिडंडेंट एम्प्टी बॉडी है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप जावा के ऊपर होंगे तो आप प्राइवेट फील्ड्स को क्रिएट करेंगे, फिर आप पब्लिक गेटर सेटर क्रिएट करेंगे, और जावा के केस के अंदर ज़रूरी है कि आपके पास जो एक एम्प्टी नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। कार्टून के अंदर वो रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बजाय कार्टून के अंदर ये ज़रूरी है कि आप यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं इनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू साइन करें। स्ट्रिंग के लिए ये वाली डिफ़ॉल्ट वैल्यू साइन कर देंगे और इंटीजर के लिए 0। अगर आप ये काम नहीं करेंगे इतना ये वाला डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाला तो आपको एरर मिलेगा। तो मैं आपको ये रिमूव करके बता देता हूँ। अगर मैं इनको यहाँ पे ऐड नहीं करता तो जब हम एप्लीकेशन रन करेंगे तो हमें फायरस्टोर की एरर देगी। तो मैं मेन एक्टिविटी के ऊपर जाऊँगा, पहले नंबर पे जाते हैं जहाँ पे हम डेटा को सेव करवा रहे हैं। डेटा को सेव करवाने के लिए जितना भी ये मैप है इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं। इसके बजाय जैसे मुझे अपने फील्ड से नेम और एज की वैल्यू मिलेगी, मैं यहाँ पे जो पर्सन का ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर लूँगा पर्सन, फिर इसको नेम और एज जो है वो पास कर दूंगा। और सेट डेटा के ऊपर अगर आप जाते हैं और कमांड या कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो ये हमसे एक एनी क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा। तो एनी क्लास का मतलब है जिस तरीके से जावा के अंदर ऑब्जेक्ट क्लास होती है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पर्सन पास कर दूंगा। तो अब जो डेटा सेव होगा ऑटोमेटिकली पर्सन, और इसके अंदर जो नेम और एज है ये एज अ वैल्यू, और जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम डिफाइन की है ये एज अ की सेव होंगे। राइट नाउ जो मेरे पास यहाँ पे कीज़ हैं वो ये हैं की अंडरस्कोर एज और की अंडरस्कोर नेम, लेकिन जब हम न्यू डेटा को सेव करेंगे तो ये वाली जो कीज़ हैं वो यूज़ होंगी। तो अगेन मेन एक्टिविटी के ऊपर जाता हूँ जहाँ पे हम डेटा को रीड कर रहे हैं, वहाँ पे भी अब हमें इन्हीं चीज़ की ज़रूरत है। ये वाला जितना भी काम है इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं। इसकी वजह मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट मेरे पास यहाँ पे एक मेथड है टू ऑब्जेक्ट का, और इसको हमें एक क्लास पास करनी है जिस क्लास के अंदर हम इस डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पर्सन कॉलन क्लास डॉट जावा पास कर दूंगा। तो ये टू ऑब्जेक्ट का मेथड ये करेगा कि जो हमें डेटा रिसीव होगा यहाँ से इस डॉक्यूमेंट के अंदर, जो कि एक्चुअली ये वाला डेटा है, तो इन कीज़ को जो इस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं उनके नेम के साथ मैच करेगा, और अगर वो मैच हो जाएंगी तो वो वैल्यूज़ उसके साथ असाइन कर देगा। तो राइट में जब हम पहली दफ़ा डेटा रीड करेंगे
तो ये हमारे पास केस नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो नेम की है, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो की अंडरस्कोर जो की है वो की अंडरस्कोर नेम और की अंडरस्कोर एज की है। अगर यहाँ पे हमारे पास कैंसिल करता हूँ, की अंडरस्कोर नेम है यहाँ पे की, तो यहाँ पे अगर एक प्रॉपर्टी होगी की अंडरस्कोर नेम, तो फिर वो वाली प्रॉपर्टी या वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन पहली दफ़ा नहीं मिलेगी। उसके बाद हमें अगर यहाँ पे की हमारे पास नेम होगी तो वो यहाँ पे हमें मिल जाएगी। तो वो भी रन करके एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और यहाँ पे जो पर्सन है मैं उसको पर्सन डॉट टू स्ट्रिंग करूँगा, तो टू स्ट्रिंग ओवरराइड होता है बाय डिफ़ॉल्ट डेटा क्लास के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉपर्टीज़ और उनकी जो वैल्यूज हैं वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मेरे पास यहाँ पे रीड डेटा भी हो गया। नेक्स्ट मेरे पास है जो हम यहाँ पे ऑन स्टार्ट के ऊपर जो लिसनर अटैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो वैल्यूज़ हैं कीज़ हैं मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, मैं इनको इस तरीके से रिसीव नहीं करूँगा। मैं पर्सन को यहाँ पे यूज़ कर लूँगा और मैं इसके लिए अगेन यूज़ करूँगा स्नैपशॉट डॉट टू ऑब्जेक्ट और पर्सन क्लास कॉलन क्लास डॉट जावा पास कर दूँगा, और यहाँ पे नेम की बजाय पर्सन डॉट टू स्ट्रिंग, और इस लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं, पर्सन ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो अब मेरा यहाँ पे भी जो काम है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो अब अगर मैं इतना जो काम है वो रन करता हूँ अपनी डिवाइस के ऊपर, तो मेरी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो जाएगी। तो मैं एप्लीकेशन तो यहाँ पे आपको डिवाइस की स्क्रीन नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको जो एक्सेप्शन है वो बताना चाह रहा हूँ कि जो एक्सेप्शन हमें मिलेगी। तो अगर मैं जाता हूँ, मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो चुकी है, मैं लॉगआउट के ऊपर अगर जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे, जाएंगे एरर के केस के अंदर और टाइप करेंगे रन टाइम, तो आपको यहाँ पे एक्सेप्शन मिल रही है। और एक्सेप्शन भी आपको जो है मेरी ये वाली जो लाइन है जहाँ पे मैं पर्सन क्लास के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे मिल रही है एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन के ऊपर अगर आप आएँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सन क्लास डज नॉट डिफाइन अ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ये मैंने इसलिए यहाँ पे आपको बताया, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप जाते हैं एक पर्सन क्लास के ऊपर, तो अगर तो आप जावा के ऊपर होंगे तो फिर आपके पास ज़रूरी है कि आप नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करें, लेकिन अगर आप काटलन के ऊपर हैं तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज असाइन करें। यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करूँगा स्ट्रिंग के लिए, और यहाँ पे भी इंटीजर के लिए। तो अगर आप इतना कोड आप दोबारा रन करेंगे तो अब हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो जाएगी, और कोई भी हमारे पास जो एरर होगा या एक्सेप्शन होगी वो नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, और जो डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मिल रही हैं। नेम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग है और एज की 0 है, इसलिए कि जो डेटा हमने यहाँ से रीड करने की कोशिश की है वहाँ पे की डेटा हमने एक्चुअली रीड किया है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के अंदर मैप नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे जो की थी वो एज की थी और नेम की थी, लेकिन क्लास के अंदर जो हमने यूज़ किया वो की नेम और एज है, की अंडरस्कोर नेम की अंडरस्कोर एज नहीं है। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास इग्नोर हो चुकी हुई हैं। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे न्यू डेटा टाइप करता हूँ, यहाँ पे पहले अली और 55 पे आप सपोज करें उस्मान और यहाँ पे 40 टाइप कर लें। अब अगर मैं करता हूँ सेव डेटा के ऊपर, तो डेटा हमारे पास जो है आपने देखा डेटा इज सेव्ड, और यहाँ पे डेटा जो है वो अपडेट हो चुका हुआ है। अब जो आपने देखा जो की यूज़ की गई है वो ये वाली प्रॉपर्टी नेम यूज़ किया गया, नेम और एज यहाँ पे भी। अब अगर आप रीड के ऊपर क्लिक करेंगे, रीड डेटा के ऊपर, तो आपको डेटा मिलेगा। अगर आप यहाँ से डेटा चेंज कर देते हैं, उस्मान की बजाय कामरान कर देते हैं अपडेट, तो आपने देखा फ़ौरन हमें अपडेटेड डेटा यहाँ पे भी मिल चुका हुआ है। तो अब हमारे पास क्या है कि जो यहाँ पे की है वो हमारे पास प्रॉपर्टी नेम के अंदर मैप हो रही है और वैल्यू हमें मिल रही है। तो ये गाइस कि किस तरीके से हम जो अपनी कस्टम क्लास होती है, डेटा क्लास या कस्टम ऑब्जेक्ट्स हम इनको कहते हैं, उसका ऑब्जेक्ट किस तरीके से हम जो है वो ऑब्जेक्ट सेव करवा सकते हैं फायरस्टोर के ऊपर और उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे जावा के लिए काम कर रहे हैं तो समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक न्यू जावा क्लास में क्रिएट करता हूँ, इसको पर्सन जावा कह देता हूँ। तो जावा के क्लास के अंदर आप ये करेंगे कि जो आपके पास यहाँ पे प्राइवेट नॉर्मल जो कन्वेंशन है, प्राइवेट स्ट्रिंग आप इसको नेम बोलेंगे, फिर यहाँ पे प्राइवेट इंट और आप इसको एज बोलेंगे। तो फिर आप ये करेंगे इन दोनों के लिए आप जो गेटर सेटर्स हैं वो जनरेट करेंगे, पब्लिक गेटर सेटर दोनों के लिए। फिर आप यहाँ पे जो है वो एक कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेंगे जो दोनों वैल्यूज रिसीव करेगा। लेकिन जो ज़रूरी है वो ये कि आप यहाँ पे एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट नॉन करें, ये वाला पब्लिक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर लाजमी डिफाइन करें। ये रिक्वायर्ड है अगर आप जावा के ऊपर काम कर रहे हैं, रिक्वायर्ड, क्योंकि ये जो है ये इंटरनली यूज़ करेगी हमारे पास फायरस्टोर एसडीके। और कार्टून के केस के अंदर चूंकि हमारे पास इस तरीके से सिंटैक्स नहीं होता, तो हम यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं वो साइन कर देते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ को, तो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर वाला काम हो जाता है। सेकंड चीज़ जो है वो ये कि कार्टून के अंदर तो चूंकि प्रॉपर्टी नेम ही गेटर सेटर नेम होता है, तो हमारे पास ये वाला जो प्रॉपर्टी नेम है वो यहाँ पे एज अ की यूज़ होगी। लेकिन अगर आप जावा के ऊपर होंगे तो यहाँ पे ये जो गेटर या सेटर मेथड का नेम होगा, ये वाला जो गेट नेम सेट नेम, ये एक्चुअली हमारे पास जो है वो जो यहाँ पे फील्ड की है वो यूज़ होगा। सपोज करें अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं सेट नेम और आगे यहाँ पे आप एफ टाइप कर देंगे, तो अब जो यहाँ पे की यूज़ की जाएगी वो नेम एफ होगी, सिर्फ नेम नहीं होगी। और अब अगर आप गेटर सिर्फ गेट नेम यूज़ करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, आपको यहाँ पे गेट नेम एफ करना पड़ेगा। तो फिर फायरस्टोर को पता चलेगा कि इस की के अगेंस्ट जो वैल्यू मैंने सेव किया वो इसके अंदर आएगी। तो अनडू करता हूँ,
तो ये हमारे पास जो है वो समझना ज़रूरी था। पर्सन क्लास जावा को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी सारी चीज़ों की। बाकी जो चीज़ है कि आप सोच रहे होंगे कि डेटा को हमने जब अपडेट करना है तो अपडेट हमेशा हम जो है वो मैप के तौर के ऊपर करते हैं, क्योंकि मैंने पीछे भी आपको बताया था। हाँ, अगर आपने पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है डॉक्यूमेंट जो है वो रिप्लेस करना है, लाइक यहाँ पे मेरे पास 10 प्रॉपर्टीज़ हैं और मैंने 10 की 10 न्यू प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लेके आनी है, तो वो ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने एक या दो की जो है वो अपडेट करनी है, पूरे को पूरा डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करना, तो उस केस के अंदर मैं इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने किया हुआ है, की पास करें और यहाँ पे एज पास करें और उसको यहाँ पे अपडेट कर दें। आप इस तरीके से भी सेट के थ्रू भी कर सकते हैं या अपडेट के थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि किस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से सेट को यूज़ करेंगे जिस तरह मैं कर रहा हूँ, तो ये अब चूंकि लास्ट वीडियो का हमारा काम था, आपको पता होगा, नहीं तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने देखा था कैसे डेटा को अपडेट करना है फायरस्टोर के अंदर। अगर आप इस तरीके से सेट को यूज़ करेंगे तो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट हमारे पास कंप्लीट रिप्लेस होगा। तो ये एक्चुअल हमारे पास डेटा अपडेट करने का तरीका कर नहीं है। डेटा आप इन दो तरीकों से अपडेट कर सकते हैं, या तो अपडेट मेथड पास करें और इसको की और नेम पास करें, और अगर आपके पास ज़्यादा कीज़ आपने एट द सेम टाइम ज़्यादा फील्ड्स को अपडेट करना है तो सेट को कॉल करें, लेकिन साथ आप फिर सेट ऑप्शन पास करें डॉट मर्ज, तो ये हमारे पास यूज़ होगा। तो ये लास्ट वीडियो वाला काम है। नेक्स्ट हमारे पास डिलीट नेम का जो डिलीट का काम है वो है। तो अगेन इसके लिए अगर आपने एक की डिलीट करनी है, दो, तो फिर आप की पास करेंगे, और अगर आपने पूरा डॉक्यूमेंट डिलीट करना है तो आप उस डॉक्यूमेंट के ऊपर डिलीट जो है उसका मेथड कॉल करेंगे, तो हमारे पास वो जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे या तो सिर्फ यहाँ पे तो सिर्फ मैं एक की को जो है वो डिलीट कर रहा हूँ, तो उसको डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। और इसके लिए अगेन ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे मेथड तो अपडेट ही नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो स्पेशल वैल्यू है फील्ड वैल्यू डॉट डिलीट। और अगर आपने पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट डिलीट करना है तो आप सिंपल उसके ऊपर डिलीट कॉल करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी किस तरीके से हम कस्टम क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको सेव करवा सकते हैं या रीड करते हैं फायरस्टोर डेटाबेस से। इसलिए क्या वो आपको जो थोड़ी रियल वर्ल्ड अप्रोच समझ आ रही होगी कि नॉर्मल जो हमारे पास कोई भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होगी वहाँ पे हम अपने इस क्लास के अंदर डेटा को रिसीव करते हैं, या अपनी मॉडल क्लास के अंदर सेपरेट वेरिएबल्स के अंदर नहीं। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि कैसे अगर हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को रीड करना चाहें तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। राइट नो तो हम सिर्फ एक डॉक्यूमेंट का डेटा रिसीव कर रहे हैं, लेकिन सपोज करें हमारे पास जो यूज़र की कलेक्शन है इसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं, हम वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव करना चाह रहे हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट पार्ट्स को मिस ना कर सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।